स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्रास रूट डेमोक्रेसी की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। उस व्याख्यान में हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी के जो फर्स्ट पिलर था अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन था उसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा पिछले दो व्याख्यानों में की थी। शहरी क्षेत्रों में अर्थात अर्बन जोन के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके लिए भी हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए सन 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जब लागू हुआ तो उसी के साथ स्थानीय स्वशासन के दूसरे पिलर अर्बन एरिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून के तहत शहरी निकायों को अर्थात जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो कानून बना उसके द्वारा शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करने की व्यवस्था की गई। इसमें कहा, जैसे हमने देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था में देखा कि हमने सबसे 3 स्तर हमने देखे थे जिसकी रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ग्रामीण स्तर के ऊपर, फिर ब्लॉक स्तर पे ऊपर और फिर जिला स्तर के ऊपर। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार 3 तरह की संस्थाएं स्थापित इस अधिनियम के द्वारा की गई। प्रथम नगर पंचायत, जिसे राजस्थान में नगरपालिका का नाम दिया गया है। राजस्थान में नगर पंचायत को नगरपालिका कहा गया है। भारत के कई राज्यों के अंदर इसके लिए नगर पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें ये कहा गया कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी वाले जो टाउन्स, जो कस्बे हैं, उसमें इनकी स्थापना की जाएगी नगरपालिकाओं की, अर्थात 1 लाख तक की आबादी वाले जो अर्बन और सेमी अर्बन जोन है वहाँ पे नगरपालिकाओं की स्थापना की जाएगी। इस नगरपालिका के प्रमुख को चेयरमैन कहा जाएगा। जनसंख्या का यह आधार अर्थात 10,000 से 1 लाख का जो आधार बनाया गया है वह समय समय पर परिवर्तित होता रहेगा। समय और परिस्थितियों के अनुकूल ये जो मापदंड है जनसंख्या का एक नगरपालिका के लिए 10,000 से 1 लाख वाला, वो समय के अनुसार इसमें तब्दीली की जा सकती। ये बात भी इस संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। द्वितीय, सामान्यतः 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों को इसमें रखा गया। जो पहला हमने देखा नगर पंचायत, जिसमें राजस्थान में जिसको नगरपालिका कहा गया, इसका आधार बनाया गया जनसंख्या को, और ये जनसंख्या होनी चाहिए 10,000 से 1 लाख। दूसरा जो स्तर रखा गया उसमें जनसंख्या का जो लेवल रखा गया, जनसंख्या का जो क्राइटेरिया जो रखा गया वह था 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को इसमें रखा गया, इसको इसमें कैटेगराइज किया गया। और इस दूसरे लेवल को नगर परिषद कहा गया, अर्थात 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या जिन टाउन्स की होगी, जिन कस्बों की होगी, वहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बॉडी होगी उसे नगर परिषद का नाम दिया गया। इस नगर परिषद को कई वार्डों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है जिसे पार्षद कहा जाता है, और इस पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति, ये दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। तो जो दूसरा स्तर था, उस दूसरा स्तर का जो क्राइटेरिया रखा गया वह 1 लाख से 3 लाख के बीच का जनसंख्या वाले शहरों को इसके अंदर रखा गया, और इस बॉडी का नाम दिया गया नगर परिषद। और इस नगर परिषद को, पूरे नगर परिषद को जो पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में जो वार्ड्स में बांटा गया, इसमें उसको वार्ड्स में बांटा गया, और प्रत्येक वार्ड से एक जनप्रतिनिधि के चुनाव की बात की गई, और इस निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पार्षद का नाम दिया गया। और पूरे नगर परिषद का जो हेड होगा, अध्यक्ष, उसको सभापति का नाम इसमें दिया गया। तीसरा लेवल क्या है, इस 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
बॉडी की स्थापना की गई और इस बॉडी का नाम रखा गया नगर निगम। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर उसमें सम्मिलित किए गए और इस ये जो है इसका नामांकन जो किया गया वह था नगर निगम। इसका प्रमुख मेयर या इसको महापौर भी कहा जाता है। इसका जो हेड होगा नगर निगम का उसे मेयर नाम दिया गया। इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष पार्षद, मतलब कहने का मतलब हुआ प्रत्यक्ष और पार्षदों द्वारा विधि जो भी राज्य सरकार के द्वारा विधान द्वारा निर्धारित की गई है। अर्थात जो मेयर से या महापौर जिसको कहा गया, उस महापौर की नियुक्ति कैसे होगी इसके लिए राज्य सरकारों को के स्वविवेक पे छोड़ दिया गया कि आप इनका चुनाव या तो प्रत्यक्ष विधि से करवा सकते हैं या उस अप्रत्यक्ष विधि, अर्थात जो वार्डों से जो पार्षद चुन के आते हैं वो उसका चुनाव कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की विधियों को इसमें रखा गया और ये राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन में रखा गया कि वो कौन सी विधि को अपनाती है। इसका कार्यकाल यानी कि जो नगर निगम जो निकाय है उसका जो अध्यक्ष है वो मेयर है, उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया। किंतु अविश्वास प्रस्ताव के समय पूर्व में भी इन निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनका टेन्योर एकदम फिक्स हो गया। सामान्य जो जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए रखा गया, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और निर्वाचित मंडलों को भंग भी किया जा सकता है। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। अर्थात ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट है कि वह 6 माह के अंदर वह इन लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराए। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और ये अनुसूची 12वीं अनुसूची, उसको 12वीं अनुसूची का नाम दिया गया। इस 12वीं अनुसूची जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, उसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके 18 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। अर्थात ये 18 विषय इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं 12वीं अनुसूची के लिए, ताकि जो अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज़ हैं वो अपनी फंक्शनिंग को बेहतर कर सकें, वो जो दायित्व संविधान के द्वारा उनको दिया गया है वो दायित्वों की पूर्ति कर सकें। ये 18 विषय कौन कौन से हैं इसको देखना ज़रूरी है। हम देखते हैं ये 18 विषय कौन कौन से, तो हम 18 बिंदुवार इन 18 विषयों का अध्ययन करेंगे। पहला जो विषय है वह है नगरीय योजना, अर्थात टाउन प्लानिंग पहला सब्जेक्ट इसमें रखा गया है, जिसमें शहरी नियोजन की बात भी इसके अंदर सम्मिलित है। दूसरा जो विषय है वह है भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण के संबंध में, कि जो अर्बन एरियाज की जो भूमि होगी उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, वहाँ पे जो बसावट होगी वो बसावट कैसी रहेगी, ये देखना भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इस बॉडी का काम होगा। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने का अधिकार भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया। चौथा, सड़कें एवं पुलों का निर्माण करना। पाँचवां, प्रत्येक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था करना, अर्थात घरेलू उपयोग के लिए, उद्योगों के लिए और जो कमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं, उनके उपयोग के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था करना भी अर्बन एरिया की इन लोकल बॉडीज़ का काम है। छठा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरे का प्रबंधन करना, यानी पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ है, सैनिटरी है और जो भी जो कचरा मैनेजमेंट है वो सारा इसके अंदर आता है। सातवां, अग्निशमन सेवाएं भी इसके अंदर सम्मिलित की गई हैं। आठवां, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करना भी लोकल सेल्फ जो बॉडीज़ हैं उनका काम है। नौवां, समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के लिए समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण करना
ये भी लोकल सेल्फ बॉडी का काम है। 10वां, गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम, जो स्लम एरियाज़ हैं उसको अपग्रेडेशन का काम भी इनके अंदर सम्मिलित है। 11वां विषय इसमें है शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, पॉवर्टी एविलिएशन कार्यक्रम भी इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास रखा गया है। 12वां, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना। 13वां, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्यपरक पहलुओं का विस्तार करना। 14वां, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाहगृहों का प्रबंधन करना। 15वां, कोजी गृहों का प्रबंधन करना। 16वां, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना। 17वां कार्य है जो इनका कर्तव्य है वह है ये रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना। इनकी पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े हुए काम भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। 18वां काम है वधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन करना। अर्थात कहने का मतलब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बेटरमेंट के लिए संविधान के 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी निकायों को काम करने के लिए 18 विषय उन्हें सौंप दिए गए हैं और इन 18 विषयों में कार्य करने की शक्ति, उनका दायित्व सब का सारा अर्बन बॉडीज़ का है। वो हो सकता नगर पालिका का हो, वो नगर परिषद का हो सकता है या नगर निगम का, तीनों का काम है क्योंकि शहरी क्षेत्र में हमने 3 निकायों की स्थापना की है। राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन के इन 3 स्तरों के अलावा कुछ विशेष अभिकरण भी राजस्थान में मिलते हैं अर्बन एरियाज़ को लेकर। उसमें एक है छावनी बोर्ड, दूसरा है टाउन एरिया कमेटी, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ इत्यादि भी कार्य करती हैं। अर्बन एरियाज़ में 3 बॉडी तो हैं, नगर पालिका, दूसरे स्तर पे है नगर निगम और तीसरे स्तर पे है पहले स्तर पर नगर पालिका, दूसरे में नगर परिषद और तीसरे में नगर निगम। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में मैनेजमेंट के लिए उसका पब्लिक मैनेजमेंट के लिए कुछ क्षेत्रों में कहीं पे छावनी बोर्ड है, टाउनशिप एरिया कमेटियों की व्यवस्था भी की गई है, अनुसूचित क्षेत्र समितियों का कार्य भी इसमें रखा गया है राजस्थान के अंदर। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 18 विषयों को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिया गया है। वो अपने अपने क्षेत्रों में इन विषयों को लेकर अपने कानूनों का निर्माण करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करने की दिशा में प्रयास करेंगे ताकि लोकतंत्र के वास्तविक रूप स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित संस्थाएं इस दिशा में, ग्राम पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला परिषद हो, ये तीनों अपने स्तर पे काफ़ी प्रभावी प्रयास कर रही हैं। उसी प्रकार अर्बन एरियाज़ में डेमोक्रेसी को वास्तविक रूप देने के लिए, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण जो प्रयास किए गए हैं, उसी की दिशा में 74वां संविधान संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ताकि अर्बन एरियाज़ में भी लोग आपसी समस्याओं का, आपसी विकास की गतिविधियों का आपस में मिल बैठकर एक स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनज़र अपने विकास का मॉडल तैयार कर सकें। 74वें स्थानीय स्वशासन का जो हमने विषय पढ़ा, उस स्थानीय स्वशासन विषय से जुड़े कुछ पॉइंट्स को अब हम रिवाइज करते हैं। जो याद रखने वाले जो महत्वपूर्ण बात हैं उनको देखना पड़ेगा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये निम्नलिखित रूप से हम इसको 1 2 3 4 5 के हिसाब से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1, स्थानीय स्वशासन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का एक उचित माध्यम है जो वास्तव में आज दुनिया के अंदर कहीं पर भी, हालांकि बोला जाता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, लेकिन वास्तव में दुनिया के अंदर आज की परिस्थितियों के मद्देनजर, आज की आवश्यकताओं के कंपल्सन को देखते हुए कहीं पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है तो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन का
बहुत अधिक होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो इस दुष्कर कार्य को प्रभावी रूप से अंजाम देने के लिए, उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की दिशा में बढ़ने के लिए जो एक नया पैटर्न अपनाया जा रहा है वह है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में तृणमूल लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस तृणमूल लोकतंत्र को डिसेंट्रलाइजेशन का रूप बनाया गया है ताकि शक्तियाँ एक जगह केंद्रीकृत नहीं हो, क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अर्थात शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो जहाँ शक्ति का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, संकेंद्रण होगा, तो उस संकेंद्रण से कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो प्रभावित होगी। और अगर इंडिविजुअल लिबर्टी प्रभावित होती है तो हम लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी दिशा में जो प्रयास किया गया है, वो महत्वपूर्ण जो प्रयास है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के रूप में किया गया है। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस दिशा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है, जो स्थानीय स्वशासन की में शक्तियों का विकेंद्रीकरण का एक उचित माध्यम है। एमएल सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कही गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर कई परीक्षा में पूछा जाता है। 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रभाव में आया और इसी संविधान संशोधन के बाद में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। आज जो पंचायती राज व्यवस्था हम देखते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पंचायती राज के तीसरे स्तर में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती हैं। जैसा कि एल.एम. सिंघवी समिति ने एक 3 स्तरीय लोकतंत्र की बात की थी और उसी 3 स्तरीय लोकतंत्र के अंदर 3 स्तरों की ग्रामीण क्षेत्र में किया गया था। उसमें सबसे निम्नतम जो स्तर था, निचला जो स्तर था वह ग्राम पंचायत था। बीच का जो स्तर था उसे खंड स्तर पर उसे पंचायत समिति का राजस्थान में नाम दिया गया है और इसी प्रकार जिले स्तर पर जिला परिषद का नाम दिया गया है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में हमारे यहाँ पे 3 स्तरीय जो ढांचा बनाया गया है, उन 3 स्तरीय ढांचों के ये 3 नाम हैं और इनका ये एक हायरार्किकल पद सोपानिक स्ट्रक्चर स्थापित कर रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन करता है। हमारे यहाँ पर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उन चुनाव को संपन्न कराता है, लेकिन पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वह राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव का और वो वही मॉनिटरिंग करता है और अधिकतम उनका प्रयास रहता है कि ये निष्पक्ष चुनाव हों, वास्तव में लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हों, राजनीतिक उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस मिले। इस दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, ताकि अनपढ़ से अनपढ़, नीचे से ग्राम के सबसे वंचित तबके से लेकर अनपढ़ तबके को लेकर महिलाएं, बच्चे, सबको इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए उनको बढ़ावा मिले, उनको अवेयर किया जा सके ताकि वो अपने अधिकारों को लेकर सजग हो सकें। संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था करता है। 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था वह पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता था, अर्थात यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक प्रयास है। इसी प्रकार 74वां जो संविधान संशोधन है वह 74वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस हिसाब से 3 स्तर बनाए गए उन लोगों ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, अर्थात ये 3 स्तर शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। नंबर 1 नगर पालिका, नंबर 2 नगर परिषद, नंबर 3 नगर निगम। ये 3 स्तर वैसे स्तर बनाए गए हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं, ग्राम स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर के ऊपर। नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर या महापौर कहा जाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है, जो वो इसके अंदर अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों को इसके अंदर लिया जाता है। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव एक निश्चित अवधि में किया जाना संवैधानिक बाध्यता है।
क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकार को इसके लिए पाबंद किया गया है कि वह समय पर एक निश्चित टेन्योर के बाद में इन लोकल बॉडीज़ का चुनाव संपन्न करवाए, क्योंकि अगर चुनाव समय पर संपन्न नहीं होंगे तो फिर धीरे धीरे ये जो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो अपनी फंक्शनिंग को ठीक से नहीं कर पाएंगे। 6 माह से ज़्यादा अवधि तक कोई भी निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता। ये संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन को, जिस 74वां संविधान संशोधन आज हमने व्याख्या में पढ़ा और 73वां हमने कल पढ़ा था, ये दोनों संविधान संशोधन ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्थापित करने में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।